बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्कल चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया गया था, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स। उसी टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, P और Q लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ द पॉइंट -7 टू फ्रॉम एनी पॉइंट दिस अल्फा बीटा ऑन द कर्व। ये अपने को बोला है कि ये कर्व है। अब हमें ये कर्व बोल करके परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कर्व एक सर्कल है। इतना अपन पहचानते हैं कि ये कर्व एक सर्कल है। एक सर्कल हो गया यहां पर, ये कर्व जिसको बोला हमने देख लिया है कि ये कर्व एक सर्कल है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉइंट है -7.3। -7.3 इस सर्कल के अंदर है कि बाहर है, आप चाहो तो रख करके वैल्यू चेक कर सकते हो। कहीं पर भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने वहां पर आपको बताया था कि चाहे वो सर्कल के अंदर पॉइंट हो चाहे वो सर्कल के बाहर पॉइंट हो, यहां पर समय नहीं वेस्ट करना चेक करके कि ये बाहर है कि अंदर है। यहां पर हमने आपको बता रखा है कि पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो भी और बाहर होगा तो भी, दोनों कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला बताया गया था, याद भी होगा। वैसे खैर देख लो, यहां पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां पर कहीं पर है -7.2। कह रहा है कि इस पॉइंट -7.2 से इस सर्कल का जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है वो P और Q है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बोला है कि अल्फा बीटा पॉइंट का डिस्टेंस यहां से मैक्सिमम और मिनिमम है। अल्फा बीटा मतलब क्या? अल्फा बीटा इसी कर्व पर न लाई करेगा, यानी कि ये -7 से और 2 से इस सर्कल की जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, हमने आपको बताया था किसी भी पॉइंट से सर्कल की डिस्टेंस मतलब आपको डिस्टेंस उसके सेंटर से निकालनी है। इसके सेंटर से यहां अगर डिस्टेंस निकालनी है, इसको पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लो A मान लेते हैं। इस पॉइंट A से C की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब इस सर्कल का वो कौन सा पॉइंट है जो यहां से सबसे ज्यादा दूर है, फॉरदेस्ट है। तो आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा दूर है, मतलब हमारा P क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए M मान लेते हैं। तो हमारा AM जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? P के इक्वल हो गया, यानी यहां पर P की वैल्यू हो गई AM। इसी पॉइंट को उसने बोला है अल्फा बीटा। क्या जरूरत है हमें इस पॉइंट की? इस पॉइंट की हमें जरूरत ही नहीं है, केवल ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, उसके लिए टेंशन मत लो। अब बोला है कि इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो Q है। अब बताओ कि इस सर्कल का वो कौन सा पॉइंट है जो यहां से सबसे कम दूरी पर है? तो ये वाला पॉइंट। इसको थोड़ी देर के लिए हम N मान लेते हैं, तो हम बोल देंगे Q की वैल्यू कितनी है? AN है। हमको इन्हीं दोनों का क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब हमें P और Q की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो काम हो जाएगा। अब P और Q की वैल्यू मिलेगी कैसे? अब सोचो, अगर हमको P निकालना है, P की वैल्यू किसके बराबर है? AM के बराबर। और AM की जो वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब हमें अल्फा बीटा पॉइंट देकर केवल कंफ्यूज किया है कि तुम इस पॉइंट को निकालने लगो। हमें अल्फा बीटा पॉइंट की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो डिस्टेंस की जरूरत है। तो हम इस पॉइंट को निकाल करके कुछ नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है, उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है सर्कल के, तो ये रेडियस जोड़ देंगे। तो AC में अगर रेडियस जोड़ दिया जाएगा तो हमको AM मिल जाएगा। तो AM की वैल्यू हो जाएगी AC + R। अब C क्या है? ये C पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है, जो कि शायद आपको दिख रहा होगा कि 5 और 7 है। इस सर्कल का सेंटर 5 और 7 है। इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी चेक कर लो। रेडियस क्या होता है? R = √G² + F² और -C, तो +51 हो गया। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50 50 100 125। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5√5। ठीक है, तो इसकी रेडियस आ गई 5√5। अब हमको AC निकालना है, A से C की डिस्टेंस वो भी निकाल लेते हैं। AC कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? √में -7 - 5 का स्क्वायर, -7 - 5 का स्क्वायर और +2 - 7 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये 12 हो गया, 144, और ये हो गया तुम्हारा 5 यानी 25। इसकी वैल्यू आई होप 13 आनी चाहिए। हाँ 13 है।
अब यहां पर देखो AC की वैल्यू अपने को 13 मिल गई और R की वैल्यू अपने को कितनी है 5√5, ये हो गया P तुम्हारा। अब हमको Q निकालना है। Q की वैल्यू किसके बराबर है? AN के बराबर। AN की वैल्यू कितनी है? AN की वैल्यू कितनी है? अब AC में से अगर इस रेडियस को माइनस कर दिया जाए, AC में से अगर इस रेडियस को माइनस कर दिया जाए तो हमको AN मिल जाएगा। तो AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC माइनस R। अब यहीं पर तुमको खेल कर लेना है। क्या खेल कर लेना है कि हमने बोला था ना कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है, तो बैठ के चेक क्यों करने जाएंगे, हम यहाँ मॉड लगा देंगे, अंदर हो या बाहर हो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब यहां पर Q की वैल्यू कितनी हो गई? AC कितना है? 13 है और R कितना है? 5√5। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब पॉइंट कहां लाई कर रहा है? बाहर लाई कर रहा है। अब P और Q का हमको क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन। अब चूंकि हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PQ कितना हो जाएगा? P इंटू क्यू का पावर 1/2, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर A इंटू B का पावर 1/2। अब P और Q का प्रोडक्ट कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको दिख रहा होगा ये A प्लस B लिखा हुआ है, ये A माइनस B लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर मतलब 169 माइनस B स्क्वायर मतलब 125, इसका पावर 1/2। अब इसको माइनस अगर कर दिया जाएगा तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 से आपका 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 से आपका 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 44 का पावर 1/2। 44 के पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई थिंक 4 इंटू 11 का पावर 1/2। अब 4 तुम्हारा बाहर आ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2 और अंडर रूट में 11, 2 अंडर रूट में 11 एक रिजल्ट है इसमें। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोट करिए इसको तुरंत। क्वेश्चन में कह रहा है यहां पे द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक लाइन है, डिवाइड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, और उस सर्कल का सेंटर है 5, 3। कह रहा है कि उस सर्कल का इक्वेशन बताओ। अब यहां क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर दे दिया और इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अब हमें पूरा का पूरा अपना एम क्या बना के रखना चाहिए कि जो सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, क्योंकि सेंटर पता है, अगर हमको सर्कल की रेडियस मिल जाएगी तो इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसमें काम। कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 5, 3। कह रहा है कि इस सर्कल को एक लाइन है, कौन सी लाइन है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये लाइन इस सर्कल को ऐसे कट कर रही है कि इसका सरकमफ्रेंस 2 और 1 के रेशियो में ब्रेक हो गया। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अगर तुम्हारा x है लंबाई, तो इस वाले पोर्शन की लंबाई जो होगी तुम्हारी वो कितनी होगी? वो 2x होगी। ठीक है। इससे हमको एक चीज तो ये पता चल गया कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल, और यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल भी 2 और 1 के रेशियो में होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, या हम लोग ऐसे पढ़े थे, लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। ये फार्मूला सबको याद होगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस तो चूंकि सेम है, तो अगर एंगल थीटा बनेगा तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है? L की वैल्यू x आ रही है। तो अगर यहां L की वैल्यू 2x हो जाएगी तो तुम्हारा ये एंगल भी 2 थीटा बनने लगेगा। ठीक है, ये L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है। अगर लेंथ ऑफ आर्क तुम x रखते हो और एंगल थीटा बन रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क जब तुम 2x रखोगे तो एंगल तुम्हारा 2 थीटा बनने लगेगा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी
1:2 के रेशियो में है। अब टोटल तो 360 होता है, टोटल 360 को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री और ये वाला एंगल 240 डिग्री। मतलब इस एंगल को, इस अंदर वाले एंगल को हम कितना ले सकते हैं, 2π/3 ले सकते हैं। यहां तक हमको ये चीज जानकारी मिल गई। ये एंगल अगर अपना 2π/3 हो गया तो अब देखो यही रेडियस है सर्कल का, यही हमको निकालना है। अब हम अगर इस पॉइंट से, सेंटर जो 5,3 है, इस 5,3 से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी 5,3 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, मान लेते हैं इसको O और इसको मान लेते हैं L और इसको हम थोड़ी देर के लिए A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो यहाँ OL कितना हो जाएगा, OL मतलब 5,3 से इसकी डिस्टेंस, तो OL इज इक्वल टू हो जाएगा 5,3 से डिस्टेंस मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 20 और ये हो जाएगा 9 - 4/5। तो ये कितना हो गया 25/5 यानी 5, यानी OL की वैल्यू तुम्हारी 5 आ गई। ये लेंथ हमको 5 मिल गई। ठीक है, अब यहां पर ये एंगल हमको पता है, जब ये पूरा एंगल 2π/3 था तो ये एंगल π/3 हो गया। अब हमको ये रेडियस r निकालनी है। इस ट्रेंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रेंगल में ये एंगल हमको पता है π/3, तो π/3 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो हमको पता क्या है, हमको बेस पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन बताता है बच्चा, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताता है कॉस थीटा। तो हम यहां यूज कर सकते हैं कॉस π/3 इज इक्वल टू ये 5/r। ठीक है, अब cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 5/r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो r की वैल्यू कितनी हो गई 10, रेडियस सर्कल का 10 आ गया। अब सर्कल की अगर इक्वेशन निकालनी है तो सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बाकी आपको अगर और इसको एक्सटेंड करना होगा तो इसको आप ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को इजी वे में करने की कोशिश करो, बहुत लेंदी बनाने का प्रयास नहीं करो। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और जितने की जरूरत है उतना ही उसमें प्रयास करिए निकालने का। क्वेश्चन खुद से अपने से क्वेश्चन मत बनाओ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, कोई भी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालोगे तो क्वेश्चन लगेगा। कुछ क्वेश्चन जेई में नो डाउट लेंदी आते हैं, बट वो क्वेश्चन आते ही इसीलिए हैं कि आप उन पे बहुत ज्यादा मेहनत न करें, समय बर्बाद न करें। जो बच्चा उन लेंदी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देता है उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप अगर आईटी जेई के टोटल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, टोटल जो पेपर होता है, उस टोटल पेपर में अगर 50% भी क्वेश्चन आप सही करके चले आते हो, टोटल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिला करके, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छी पुरानी आईआईटी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप उस एवरेज के हिसाब से चलते हो कि हमको 50% के आसपास क्वेश्चन करके आना है, नो डाउट आप उससे भी बेहतर करने का प्रयास करो। बट आईआईटी में एंट्री की अगर बात की जाए, जेईई एडवांस में अगर एंट्री की बात की जाए, तो 50% बहुत बढ़िया मार्क्स है इसमें। और 50% मार्क्स का मतलब हो गया कि जैसे आपका क्वेश्चन की जो संख्या होती है लगभग 18, 19, 17 ऐसे ही होती है। तो एक एवरेज अगर हम 18 क्वेश्चन का भी लेके चलें तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लमसम अगर 50% आपको क्वेश्चन करना है तो आपको एक क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट का समय मिल जाएगा। जो हम लोग यहां बोलते हैं कि 2 मिनट का समय होता है एक क्वेश्चन में, तो हमको 100% करने की जरूरत भी नहीं है। 100% टॉपर बच्चे का भी नहीं आता है, यानी वो भी तो कुछ क्वेश्चन छोड़ता है। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको आपको छोड़ने के लिए ही आते हैं कि अगर उसमें उलझ गए तो 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का समय वो बर्बाद कर देगा। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो ट्रिकी क्वेश्चंस ज्यादातर होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते, कुछ ट्रिकी होते हैं, और ट्रिक में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल करके और स्थिर होकर के काम करना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट आएगा। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से नोट करके ट्राई करिए, जरूर ट्राई करिएगा, उसके बाद देखिएगा।
एक पैटर्न हम भी बताते हैं इसको करने का, बाकी आप ट्राई करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P ऑन द सर्कल दिस, इस सर्कल पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब सर्कल पे कहीं पर भी वो हो सकता है, घूम रहा है, चल रहा है, फिक्स पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। कौन सा सर्कल है ये, x² + y² = 9। इस सर्कल पर कहीं पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जहां भी अच्छा लगे। चलो यहीं पे ले लेते हैं, एक पॉइंट P ले लिया। कह रहा है कि इस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचना है इस सर्कल पे। x² + y² = 1, ये सर्कल भी इसी सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर ओरिजिन है। तो कह रहा है कि हमको इस वाले सर्कल पर टेंजेंट खींचना है। ठीक है, कहां से टेंजेंट खींचना है, इसी पॉइंट P से। फिगर थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि साफ साफ चीजें दिखाई दे। हालांकि 1 और 9 में इतने का डिफरेंस नहीं रहेगा और ज्यादा रहेगा, बट समझने से मतलब है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम इस P पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं ना, तो वो टेंजेंट लाइन आगे जाकर हमारे इस बाहर वाले सर्कल को फिर से पॉइंट A और पॉइंट B पर कट करती है। ध्यान से पढ़ो, वो जो टेंजेंट हमने इस पर खींचा, विच मीट दिस अगेन एट A एंड B, मतलब वो फिर से जो टेंजेंट लाइन जा रही है वो आगे बढ़ करके, मतलब इस सर्कल को A और B नहीं बोल रहा है, ये टेंजेंट आगे जा करके इस वाले सर्कल को A और B पे मिल रहा है। अब बोल रहा है कि इस B पॉइंट और A पॉइंट पर हमें टेंजेंट खींचना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लोकस निकालना है। किसका लोकस निकालना है, इंटरसेक्शन का। किसके इंटरसेक्शन का, टेंजेंट्स के। किस टेंजेंट्स के, A और B पर जो खींचे गए हैं। किस सर्कल पे, तो इस सर्कल पे। तो इस सर्कल पे हमें टेंजेंट खींचना है। इस सर्कल पे हम A पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचते हैं और एक B पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं। कह रहा है कि ये जो दोनों A और B पर हमने टेंजेंट खींचे, ये दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें लोकस पूछ रहा है। तो हम इस पॉइंट को H के मान लेते हैं। लोकस के पॉइंट को हम जनरली H के मानते आते हैं, हमने इसको सीधे पहले H के मान लिया। इस पॉइंट को कोई नाम देना चाहते हो तो M ले लो इसका नाम, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, नाम की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अब यहां से कुछ सोचना है, हमें यह करना है कि हमको इस पूरे सिस्टम के अंदर एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करना है जिसमें ये H के इंक्लूडेड रहे। ठीक है, तो कुछ दिमाग लगाते हैं। अपने को इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है ओरिजिन पे, इस ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छी बात है, ये तो परपेंडिकुलर है। ये वाली लंबाई हमारी 1 है, रेडियस है, और ये वाली लंबाई हमारी 3 है। ये वाली भी लंबाई हमारी 3 है, रेडियस है। ये 90 डिग्री का एंगल है। वेरी गुड। यहाँ देखो एक बड़ी अच्छी बात हुई, तुम अगर इसका नाम थोड़ी देर के लिए O रख लो तो तुमको दिख गया होगा कि ये वाला जो तुमने ट्रेंगल देखा और ये जो ट्रेंगल देखा, मतलब ट्रेंगल जो तुम्हारा है O P, और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, L नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी तुम्हारा जो O P और L है, ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है OAL के। बोलो, है ना जी? ये दोनों ट्रेंगल क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं है? होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां पर अगर तुम कोई एंगल लेते हो थीटा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है,
और अगर तुमने इसको थीटा ले लिया तो यहां पर ये वाला जो एंगल होगा वो पाई माइनस 2 थीटा होगा। ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ध्यान रखना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखें ये 0 0, ये एच के, ये लंबाई हमको 3 पता है, ये एंगल 90 डिग्री हमको दिखाई दे रहा है, तो हम इस ट्रेंगल में अगर ध्यान से देखें तो हमको इस O से लेकर इस M की डिस्टेंस मालूम है जो H और K के फॉर्म में ही आएगी। H के इंक्लूड होना शुरू हो गया और ये वाली लंबाई भी हमको पता है और ये लंबाई HK के फॉर्म में आएगी। तो हम यहाँ पर देखें तो ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, cos पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन OM। OA की वैल्यू 3 दी हुई है और OM की वैल्यू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दी हुई है। इसको h के माने हैं तो यहां से इस ओरिजिन की डिस्टेंस यही होगी। cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा कितना होगा, जल्दी बोलो। cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, ये 2 थीटा है खैर, तो cos 180 माइनस थीटा तो रहेगा cos ही, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि पाई माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ टेंड कर रहा है, और ये 2 थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो गई 3 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट में। एच के को इंक्लूड करके हमारे पास एक रिलेशन तो आ गया लोकस की, यही हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, यही डिफिनीशन पढ़े हैं कि लोकस वाले पॉइंट को इंक्लूड करके एक इक्वेशन बनाया जाता है। फिर अब अगला एम हमारा क्या है, इस इक्वेशन के अंदर हमें एक वेरिएबल पॉइंट थीटा दिखाई दे रहा है जो खुद से सपोज किया हुआ था, इसमें पहले से नहीं था। हमें इस थीटा को एलिमिनेट करना है। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में अगर तुम्हें थीटा निकालना है तो सब कुछ तो पता है, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। हमें बेस भी पता है, हाइपोटेनियस भी पता है, तो यहां पर से हमको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कि cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/3 हो गई तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम चूंकि जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया, 2/9, 2/9 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, -7/9। ठीक है, तो यहां पर जो माइनस cos 2 थीटा आया इसकी वैल्यू 7/9 अपन लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम अलग से लिख देते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो 7/9 इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑन स्क्वायरिंग कर लो तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 27, 7 नीचे आ जाएगा और ये चीज इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे तो ये स्क्वायर हो गया। बाद में क्या करते हैं हम लोग, लोकस में जो निकाला इक्वेशन उसमें h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27/7 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। यही कौन सा ऑप्शन है, तो यहां पर हमको ये वैल्यू मिल गई ए। नोट करिए इसको। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि लेट P बी अ मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल। ये एक सर्कल है, पहले एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल पर एक पॉइंट है P, मूव कर रहा है इसलिए फिक्स नहीं है, कुछ मान लेते हैं इसको। आप x1 y1 भी मान सकते हैं, आप पैरामेट्रिक पॉइंट भी सपोज कर सकते हैं, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल करके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी सपोज कर सकते हैं और x1 y1 भी सपोज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो पॉइंट सपोज करिए। कह रहा है कि इस सर्कल पर एक पॉइंट है, मूव कर रहा है x1 y1। सर्कल का सेंटर अपने को पता है, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 1 0, इस सर्कल का सेंटर 1 0 हो गया।
रेडियस इसकी कितनी हो गई तो 1 + 1 √2 इसकी रेडियस हो गई, देखते हैं बाद में। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए बी बी द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। किस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, किसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। किस पर, इस सर्कल पे। मतलब ये कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट x1 y1 से इस सर्कल पे जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी है। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या मतलब होता है, तो ये सर्कल कहां पे बनेगा जरा देखना, इस सर्कल को देखो और इस सर्कल को देखो, सेंटर दोनों का सेम है, तो ये सर्कल इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए इस सर्कल पे, तो इस सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, मतलब इस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचना है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये हुआ ये हमारा ए बी हो गया। ये सी पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सी ए बी ट्रेंगल बना, ये सी ए बी ट्रेंगल बना, इस ट्रेंगल का जो सरकम सर्कल होगा उसके सरकम सेंटर का लोकस निकालना है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, द लोकस ऑफ द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल सी ए बी, यानी सी ए बी के सरकम सेंटर का लोकस क्या होगा, यानी सी ए बी का जो सरकम सर्कल होगा उसके सेंटर का लोकस पूछ रहा है। तो सी ए बी जो ये ट्रेंगल बना रहे हो, इस ट्रेंगल का अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो यहां पर जो सर्कल ड्रॉ होगा, सरकम सर्कल, वो आपको मालूम होगा, हमने आपको बता रखा है कि किसी भी सर्कल में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाता है तो अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो अगर हम यहां पर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, कौन सा, जो कि इस एक्सटर्नल पॉइंट और इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी से जाता है, वो हमारे इस छोटे वाले, इस अंदर वाले सर्कल के सेंटर से भी पास करता है। यानी कि अगर हमसे बोला जाए पी ए बी का सरकम सर्कल, वो भी यही होगा। अगर बोला जाए सी ए बी का सरकम सर्कल, तो वो भी यही होगा। और अगर बोला जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल का सरकम सर्कल, तो वो भी यही होगा। ये क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहां पर अगर हमसे ए बी सी इस ट्रेंगल का सरकम सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, तो हम इसका सरकम सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो सरकम सर्कल हमारा इस पॉइंट पी से भी पास करेगा, ये यानी वो हमारा सरकम सर्कल ये हो जाएगा। और ये जो सरकम सर्कल होता है उसके बारे में बताया जा चुका है कि ये वाली लाइन उसके लिए डायमीटर का काम करती है। ये वाली लाइन अगर डायमीटर का काम करती है, इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर इसी लाइन पर होगा और इस P और C के बीचों बीच में कहीं होगा। इसी पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, इसको हमने M मान लिया और HK मान लिया। अब हमको ये पता चल गया HK है, इसी का लोकस निकालना है। तो यहां पर ये M पॉइंट जो होगा, सरकम सेंटर जो होगा, ये सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ऑफ PC, PC का मिड पॉइंट होगा। यानी PC का मिड पॉइंट क्या है, H। कैसे निकलेगा, x1 + 1/2 और K कितना हो जाएगा, y1 + 0/2 यानी y1/2। ठीक है। अब यहां पर x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 2h - 1 और y1 की वैल्यू आ गई 2k। अब जरा बोलो अब क्या करें। अब हमको ये पता है कि x1 y1 पॉइंट इस बाहर वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो x1 y1 पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर चूंकि x1 y1 लाइज कर रहा है x² + y² - 2x - 1 = 0 पे, इसलिए यहां पर हम x1 लिख सकते हैं, यहाँ y1 लिख सकते हैं, यहाँ x1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम x के जगह x1, y के जगह y1 लिख सकते हैं। अब x1 y1 की वैल्यू इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, 2h - 1 का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर माइनस 2h - 1 - 1 = 0। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं 4h² + 1 - 4h +
4k² माइनस 4h प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 4x², h² को x² लिख सकते हैं, k को y लिख सकते हैं, तो प्लस 4y² माइनस 4h हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गई, वैल्यू आ गई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ये आपका रिजल्ट हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कॉन्सेप्ट कई बार हम यूज कर चुके हैं, बता भी चुके हैं आप लोगों को क्लास में कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे जब टेंजेंट खींचा जाता है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और ये टेंजेंट लाइन मिल करके जो ट्रायंगल बनाती है, इसका सरकम सर्कल इस वाले सर्कल के सेंटर से पास करता है। मतलब यही सर्कल इस कॉमन कॉर्ड और सेंटर को मिलाने वाली, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली इस ट्रायंगल पर भी सरकम सर्कल होगा और इस वाले ट्रायंगल पर भी यही सरकम सर्कल होगा। तो इसी सरकम सर्कल के हिसाब से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया गया। नोट करिए।